अगला हेडिंग है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम पहला पॉइंट। अध्ययन के विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन के विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विश्वविद्यालयों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अध्यापन आरंभ हुआ। अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में तुलनात्मक राजनीति का अध्यापन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ और 1955 में मैक्रिडिस ने MACRIDIS मैक्रिडिस ने अपनी किताब द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट और हैरी स्टीन ने अ पर्सपेक्टिव ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट। मैक्रिडिस की किताब का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। क्या लिखा आपने? मैक्रिडिस ने अपनी किताब और इन्होंने अपनी किताब में लिख लीजिए, अपनी किताब में तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन को अपर्याप्त कहा। तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन को अपर्याप्त कहा क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के अनेक कार्यक्रमों का प्रयोग आर्थिक विकास के कार्यक्रम के रूप में अमेरिका के अनेक कार्यक्रमों का प्रयोग आर्थिक विकास के कार्यक्रम के रूप में एशियाई अफ्रीकी देशों में हुआ। एशियाई अफ्रीकी देशों में हुआ। एशियाई अफ्रीकी देशों में हुआ जो पश्चिमी देशों की भांति प्रभावी नहीं हो पाए। जो पश्चिमी देशों की भांति प्रभावी नहीं हो पाए। जो पश्चिमी देशों की भांति प्रभावी नहीं हो पाए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध विद्यमान था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध विद्यमान था। शीत युद्ध विद्यमान था जहां साम्यवादी शासन की उपेक्षा करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध विद्यमान था जहां साम्यवादी शासन की उपेक्षा करना संभव नहीं था। जहां साम्यवादी शासन की उपेक्षा करना संभव नहीं था और एशियाई अफ्रीकी देशों ने भी उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया और वे पश्चिम के पूर्ण अनुकरण के लिए तैयार नहीं थे। वे पश्चिम के पूर्ण अनुकरण के लिए तैयार नहीं थे। इन्हीं परिस्थितियों में तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम का निर्माण हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम का निर्माण हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम का निर्माण हुआ जिसमें ऑमंड एंड पावेल तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों का निर्माण हुआ जिसमें ऑमंड एंड वर्बा कोलमैन के विचार उल्लेखनीय है। कोलमैन के विचार उल्लेखनीय है। कोलमैन के विचार उल्लेखनीय है। अब जरा देखिए, अब तुलनात्मक राजनीति के यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या फर्क है। इसका मतलब है कि तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में क्या फर्क हुआ। इसका मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम कैसा था, आधुनिक उपागम कैसा है। अब इसी बात को जरा हम ऐसे ग्राफ बना लें। अभी तक जो हमने पढ़ा तुलना पर अब कंपैरिजन कर लें। यह है तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम
और अभी हमने क्या पढ़ा तुलनात्मक राजनीति का, अब अभी पढ़ा कि अभी इसी को पढ़ेंगे। और पूरे सिलेबस में तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम ही तो है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसके बाद जो नहीं दिया गया सिस्टम, ये सब मॉडर्न अप्रोच है। क्योंकि परंपरागत अप्रोच की बहुत सारी आवश्यकताएं रही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर समकालीन विषय पर हमेशा ज्यादा ध्यान रखता है। तो अब कंपैरिजन कर लीजिए, परंपरागत उपागम में किस बात पर ध्यान दिया गया, तुलना में क्या रखा गया, सरकार। आधुनिक उपागम जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, आधुनिक उपागम में तुलना में क्या विषय महत्व दिया गया, व्यवस्था। तुलना में सरकार नहीं बल्कि सिस्टम को महत्व दिया गया, और सिस्टम क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सरकार पर नहीं सिस्टम पर बल दिया गया, पहली बात। दूसरा, परंपरागत उपागम में तुलना के लिए संविधान और संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया। तुलना के लिए संविधान और संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया। आधुनिक उपागम में संविधान और संस्थाओं के बजाय व्यवस्था के वास्तविक कार्यकरण को समझने का प्रयास किया गया। वास्तविक कार्यकरण कैसा है, इस संविधान में क्या बात लिखी गई है। जैसे कई एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अब हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियां कुछ और लिखी गई हैं, व्यवहार में कुछ और दिख रहा है, ये बड़ा चेंज है। सिद्धांत में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है। तो वो हर जगह दुनिया में पाया जाता है। इंग्लैंड में सिद्धांत कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। जिस तरीके से इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का निर्वाचन हुआ और जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहां मत दिया, इस संसदीय शासन प्रणाली के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और इंग्लैंड में तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तुलना करने में प्रॉब्लम तब आएगी, जब आप संविधान के द्वारा ही तुलना करना चाहते हैं। संविधान में सारी बात लिखी नहीं है, तो संविधान में जब लिखा ही नहीं गया है तो संविधानेतर तत्व जो है उसका अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। तो जब आप वास्तविक कार्यकरण को देखेंगे तो वास्तविक कार्यकरण में आप किसको देखेंगे, यहाँ किसका अध्ययन किया गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर बल दिया गया। यहाँ के अध्ययन पर मूल बल किस पे है, दल, दबाव समूह, और बाद में तो ये अध्ययन समाज और अर्थ तक चलाया, राजनीतिक समाज, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका केवल इतने अध्ययन से बात बनेगी नहीं, क्योंकि इनको जो प्रभावित करने वाले संविधानेतर कारक हैं, इसलिए दल का प्रयोग, दबाव समूह का प्रयोग। इस या पूरे सिलेबस को आप देखेंगे तो सिलेबस में सीधा दिखता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, मॉडर्न अप्रोच। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किताबें भी देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से जो किताबें लिखी गई वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन का जो ब्रांच बना, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो कब बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वैसे तो उसकी विस्तार देखा जाए तो अरिस्टोटल से है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दिखा। तो वैसे भी अगर आप इस तरीके से विभाजन करना हो तो उसका 3 फेज में बंटवारा कर सकते हैं। पहला परंपरागत जो विषय वस्तु के रूप में था, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जैसे होता है ना, फेमिनिज्म विचारधारा के रूप में तो 1970 के बाद उत्पन्न हुआ। अब फेमिनिज्म की विषय वस्तु के रूप में उत्पत्ति देखेंगे तब तो वो मिल के विचार में भी है, तो फर्क होता है इसमें। फेमिनिज्म इस विश्वविद्यालय कोर्स नहीं था उस समय, यहाँ पे अंतर आ गया, दबाव समूह। उसके बाद तो आगे चल के समाज, अर्थव्यवस्था, सभी के अध्ययन को महत्व दिया गया। समाज, अर्थव्यवस्था सभी का अध्ययन शामिल कर लिया गया। इसलिए परंपरागत अध्ययन कैसा है, ज्यादा सूचनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है। परंपरागत अध्ययन ज्यादा वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है, जबकि समकालीन अप्रोच क्या है, विश्लेषणात्मक है। और अगर कंपैरिजन करना हो तो परंपरागत अप्रोच क्या है, यूरो एटलांटिक सेंट्रिक है। यहाँ अध्ययन में यूरोपीय दुनिया, अमेरिकी दुनिया, इसे बल दिया गया। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा अध्ययन एशिया,
अफ्रीका, एशिया अफ्रीका पर आ गया। यद्यपि ये तो हमेशा विवाद का विषय रहता है कि क्या वाकई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एशिया अफ्रीका को सेंटर में लाया गया या अभी भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूरो सेंटर्ड मामला ही चलता है। ये विवाद का विषय हमेशा बना रहता है। तो अब आप देखिए कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मॉडर्न अप्रोच है उसने सारी चीजों को बदला। अब हमारा ध्यान किस बात पे है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से मॉडर्न अप्रोच को ही पढ़ना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से मॉडर्न अप्रोच, यही तो हमारे, और अब क्वेश्चन भी देखेंगे 99% क्वेश्चन यहां से हैं। एक आध कभी पूछ लिया गया हो तो हम नहीं बता सकते, वो तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि जो पूछा गया हो। अदरवाइज सारे प्रश्न इधर से हैं और सारे आपको जवाब भी मिल जाएंगे सारे प्रश्नों को ध्यान से आप देखेंगे तो। इसे मॉडर्न अप्रोच की शुरुआत करें, पहला सिस्टम से ही शुरुआत करें। द मॉडर्न अप्रोच के अब हम एक एक पार्ट देख लें, सिस्टम। और यही हमने पहले बताया था कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे जैसे पॉलिटिक्स का मतलब आगे बढ़ा वैसे कंपैरिजन के मायने आगे बढ़ते चले गए। हाँ, बस ये बात जरूर है, अब कंपैरिजन के टूल अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने कंपैरिजन के लिए सर्वे यूज किया, किसी ने कंपैरिजन के फील्ड स्टडी का प्रयोग किया। आज भी आप देखिए रिसर्च में फील्ड स्टडी होती है। फील्ड स्टडी, मैं किसी प्रोफेसर के पास बैठा था तो वहां पे रिसर्च स्कॉलर कोई आई तो उसने कहा कि सर मैं यहाँ पे भी स्टडी करके आ रही हूँ। मैंने कहा मतलब? कहा मैं इस ट्राइबल विलेज का स्टडी करने गई थी। पूरा उसने अपना क्वेश्चन आर दिखाई कि फील्ड स्टडी है, किसी ट्राइबल एरिया में जाना, उनके व्यवहार को बाकायदा देखना, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि हिमाचल की ट्राइब्स अंडमान की ट्राइब्स में के व्यवहार में क्या फर्क है। कंपैरेटिव सोशियोलॉजी वाले भी करते हैं। और कई बार तो हम देखते हैं कि प्रचार आता है इंश्योरेंस खरीदने से पहले insurance.com पे जाओ। कौन सा है? बहुत सारे इंश्योरेंस कंपेयर करो, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपेयर करो, policybazaar.com। वो एडवर्टीजमेंट में आ जाता है। तो कंपैरिजन ही तो है। इसे कई बार फील्ड स्टडी होता है, कई बार इंपेरिकल स्टडी होता है, कई बार अलग अलग मेथड हो सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक टूल है जिसके मेथड कई बार पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व मामला होता है कि मैं किसी का अध्ययन करने जा रहा हूं, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैं किसी ट्राइबल, क्योंकि हो सकता है पूछने में वो बात जवाब न दे, तो मैं उस ग्रुप के साथ मिल जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा, खाना पीना खाऊंगा। बड़े सारे यूरोप के रिसर्चर तो ऐसे करते हैं। तो कई बार तो फील्ड स्टडी में क्या होता है, हम सीधे सवाल उनसे पूछ लेते हैं। कई बार तो हम ऑब्जर्वर का पार्ट बन जाते हैं, पार्टिसिपेंट बन जाते हैं कि हम जैसे वो जिंगलाला कर रहे हैं हम भी जिंगलाला कर रहे हैं, वो खा पी रहे हैं हम भी खा पी रहे हैं। तब वो असली बात अपनी बता पाएंगे, तब समझेंगे अपना आदमी है ये पता। आप कहीं सूट बूट पहन कर गए, उनका पहनावा अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग, उनकी लैंग्वेज, कोई बात बताएंगे नहीं वो। इसलिए कंपैरिजन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पार्टिसिपेंट मेथड हो, कहीं फील्ड स्टडी हो, कहीं इंपेरिकल तरीका हो, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। है तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मेथड कंपैरेटिव है। तो अब जरा देखें सिस्टम ने क्या किया। ये दो अप्रोच है। अब आप याद रखिए, लिखने का तरीका आपको बता दें। हम गलतियां करते हैं लिखने में, कहां बहुत बेसिक गलती हम कर जाते हैं लिखने में। मान लीजिए कि हमसे कुछ भी आ रहा है, पॉलिटिकल लिखा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब लिखने का तरीका क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी और सोशियोलॉजी पर आने से पहले 2 लाइन शुरू करिए कि तुलनात्मक राजनीति अरस्तु शुरू हुई, फिर ब्राइस इन एक अलग आगे बढ़े, उसके बाद समकालीन समय में तुलनात्मक राजनीति में समाज का अध्ययन किया जा रहा है, तब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आया। ऐसे चीजों को लिखा जाता है। देखिए लिखने का तरीका क्या है, कितना भी समकालीन चीज पूछे शुरुआत करिए परंपरा से, शॉर्ट में, विस्तार करके नहीं। कितना भी समकालीन, कितना भी पुरानी चीज पूछे खत्म करिए समकालीन से। अब ये आपकी विषय की समझ होती है। ज्यादातर गलतियां यही कर जाते हैं। जैसे एक बड़ा सिंपल सवाल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लिमिटेशन। अरे लिमिटेशन कैसे बताओगे? परंपरागत अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ईस्टर्न, ऑमेंड एंड पावेल का नाम बताकर उनके लिमिटेशन बताओ। नोट्स में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। नोट्स में हर जगह की बात हम, नोट्स में भी नहीं, हर जगह की बात रिपीट करेंगे नहीं। अब मैंने आपको ऑमेंड एंड पावेल बता देंगे, ईस्टर्न बता देंगे, तो लिमिटेशन फिर उनका नाम थोड़ी बताएंगे, वहां 4 पॉइंट आपको बता देंगे। तो वहां आपकी अपनी विषय की अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको जोड़ के लिखिए। इसे हमने पढ़ा, इसलिए मैं आपको याद रखिए, बहुत सारा पढ़ना और लिखना कई बार डिफरेंस हो जाता है। तो ये बेसिक बात बस याद रखिएगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाए तो समझिए किस फेज में वो आ रहा है। एक लाइन शुरू से आगे रही,
फिर वहां बढ़ाइए। इसे लिखा जाता है बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बड़ा सरल पार्ट है। अच्छा, कुछ लोग तो हमें उल्टा करने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग कसम खा चुके हैं जो हम बोलेंगे वो नहीं मानेंगे, तो अब कह रहे हैं टफ लग रहा है। अच्छा आप बताइए, अभी तक किसको प्रॉब्लम आई? इसको समझने में प्रॉब्लम है ऐसा? अच्छा, कई बार लोग मजाक, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात को अभी गंभीरता से मत लिया करिए। विषय के अलावा मेरी सारी बात मजाक है, लेकिन विषय मजाक नहीं है। तो ये बात हो गई। अब हम शुरू करेंगे। हमने एक तरीका बता दिया कैसे सिंपल सा प्रश्न लिखा जाए। लिखा सिंपल नहीं आता, चीजों को एक लाइन बैकग्राउंड साथ लिखने की आदत डाली है, बस वो विस्तार ना होने पाए, जो फोकस उसी पे करना जो लिखा गया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ। और यही बात प्रोफेसर को अपील करती है। अचानक आपने लिखे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, अचानक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का अभिप्राय है कि समाज और राज्य की अंतरक्रिया। कहां से पैदा हो गया यार ये? अब पता चला कि किसी चीज का एक ट्री तो होता है कि वह फैमिली ट्री बनाइए, उसका कहां कहां से उसका अस्तित्व आया। आप पूछिए, बताइए। सीमा भी लिखवाया नहीं मैंने क्या? हाँ, अगर सीमा भी आए तो भी आधुनिक उपागम में क्या आया, परंपरागत में क्या दावा किया गया, और कहा उसके बावजूद सीमाएं हैं। बिल्कुल सही। जब भी सीमा लिखा जाए, केवल सीमा नहीं, सीमा के साथ और को जोड़िए, तभी तो बात बनेगी। हाँ, घुमा फिरा के सारी चीज आईआर में पढ़ के अभी तक क्या सीखा हमने? जो विषय वैचारिक होता है, सैद्धांतिक होता है, सब घुमा फिरा के वही होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं एक टॉपिक छोड़ दूं तो क्या होता है? अब आप देख लीजिए। तो मैं पहले कह रहा था, तो ये बात आपको मजाक लग रही थी, हकीकत है कि सारी बातें रिपीटेड है। आगे लिख लीजिए। अब व्यवस्था उपागम, जिस बार मेंस में सवाल पूछा भी गया है, और आप याद रखिएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ पूछा गया है, क्योंकि वीडियो में भी रिकॉर्ड आप पहले क्लास में देख लीजिए। व्यवस्था उपागम हमेशा पूछने से बताने का तरीका तय नहीं होता। जो मेन चीज है उसका पार्ट आपको रहेगा ही रहेगा, पूछा जाए या ना पूछा जाए। जो विषय वस्तु है तो रहेगी, क्योंकि जो रिकॉर्डेड है वो तो दो साल पहले का वीडियो है, उसमें आप देख लीजिए। व्यवस्था उपागम इस साल मेंस में ही पूछा गया। सिस्टम अप्रोच टिप्पणी करिए, लेकिन अब आए सिस्टम अप्रोच टिप्पणी करिए तो सीधा ईस्टर्न पर आ जाएंगे, अब बाहर सीधा अरस्तु शुरू करेंगे। ये लिखने का तरीका है। अरस्तु से होते हुए तब यहां पर आइए। यही आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्या लिखा आपने? हेडिंग लिख लीजिए, व्यवस्था उपागम। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों में तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों में डेविड ईस्टन डेविड ईस्टन डेविड ईस्टर नहीं, ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा उन्होंने सरकार के अध्ययन के बजाय व्यवस्था के अध्ययन पर बल दिया।
व्यवस्था के अध्ययन पर बल दिया, उन्होंने सरकार के अध्ययन के बजाय व्यवस्था के अध्ययन पर बल दिया, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि यह मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, अंडरलाइन। यह मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। अच्छा, कल टेस्ट सीरीज वाला डिस्कशन है, तो कल पॉलिटिकल थियरी वाला पार्ट है। तो जिन लोगों ने पॉलिटिकल थियरी पढ़ा हो वो आएंगे, नहीं पढ़ा हो तो फिर आने का मतलब नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ लिया हो वही डिस्कशन में आएंगे। तो कल का टाइमिंग वैसे रहेगा, मतलब। और आज आप क्लास के बाद क्वेश्चन मत दिखाने आइएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक दो टेस्ट सीरीज की कॉपी बाकी रहेगा, उसको हमें चेक करना है। तो क्लास के बाद आप क्वेश्चन मत दिखाइएगा, जो दिखाना हो कल आप देख लीजिएगा। टाइमिंग 8:15 से है, तो कल 8:30 से कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन के लिए 2-2.5 घंटा बहुत होता है। तो 8:30 से करके लिए रहेगा। तो फिर जिसका पॉलिटिकल थियरी नहीं हुआ है और जो प्रयागराज में लोग हैं उनका पॉलिटिकल थियरी चूंकि भी नहीं हुआ है, तो उनको डिस्कशन में आने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कोई आना चाहे तो उसका कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि डिस्कशन तब फायदा जब पढ़ के आ पाए, जब आपने टेस्ट लिखा है तब तो फायदा होता है। क्या लिखा आपने? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। अच्छा, यहां पे आपको याद दिलाते हैं, जब हम डेविड स्टर्न ने पॉलिटिकल सिस्टम की बात कही और उन्होंने कहा कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, तो देखिए मूल्य का मतलब क्या होता है? जो हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय मूल्य ये समझते हैं, ये मूल्य नहीं है। मूल्य का मतलब है युवाओं के लिए रोजगारिक मूल्य है। जब उन्होंने कहा मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, तो अगर इसके व्यापक मतलब को समझें, ये उनकी ऐसे उन्होंने पॉलिटिक्स को परिभाषित किया, सिस्टम को परिभाषित किया कि सिस्टम का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। और आपको हम याद दिला दें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सीमाएं तो बाद में बताएंगे, लेकिन बड़ी सीमा तब बन जाती है पॉलिटिकल थियोरी में पढ़िए तो यही बात ईस्टर्न की वहां भी आ जाती है। इसे सामान्यतः में थियोरी में ईस्टर्न की बात को स्किप करते हैं, क्योंकि यहां आपको बता देते हैं। तो सवाल यह है कि भाई ईस्टर्न थियोरी में भी है, कंपैरेटिव में भी है, तो फिर अंतर कहां रहा? ये दुविधा बहुत बार बार उत्पन्न होती है। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, तो उन्होंने कंपैरिजन करने का प्रयास कैसे किया? क्योंकि इनका कहना है कि हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम को संविधान से देखेंगे नहीं। यानी जब आप संविधान और शासन की व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तब आपको अलग अलग सरकारें दिखेंगी, कहीं राजतंत्री, कहीं तानाशाही, कहीं लोकतंत्री। ईस्टर्न का सरोकार संविधान से है नहीं, चूंकि आधुनिक उपागम है। इसलिए क्या राजतंत्री, क्या लोकतंत्री, क्या तानाशाही, हर व्यवस्था का कार्यकरण व्यवहारिक रूप में कुछ एक ही जैसा होता है। ईस्टर्न व्यवस्था के संवैधानिक अध्ययन पर बल दे रहे हैं, व्यवहारिक अध्ययन पर, व्यवहारिक अध्ययन पे। इसे बात समझने की है। और यहीं पर आप कह सकते हो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उपागम हो सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से कि व्यवस्था में जो भी बातें लिखी गई हैं वो मैटर नहीं करती, कैसा एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब आप देखिए, चाहे क्या नॉर्थ कोरिया, क्या चाइना, क्या अमेरिका, इन सब देशों में संविधान आप देखने जाएंगे तो अलग अलग होगा। किसी ने क्या है, डिस्कशन दोबारा होगा? नहीं, दोबारा नहीं होगा। दोबारा क्यों होगा? नहीं, वीडियो एक बात आप याद रखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर का हम जानबूझ के वीडियो नहीं डालते। कारण एक है, अगर यही वीडियो किसी प्रोफेसर ने देख लिया तो एक दो बार हमने डाल दिया था, बाद में किसी प्रोफेसर ने मैं कहा कि गलती मत करना कभी। ये देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, व्यक्ति के भी खिलाफ होते हैं, कोचिंग के भी खिलाफ होते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि वैसे तो हम लोगों की दुश्मनी किसी से होती है, लेकिन जानते हैं दुनिया में अलग अलग चीजें हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि राजस्थान के एक प्रोफेसर थे कि जो मतलब कि
मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन, भाई हमारे भी परिचय हैं, सबके आपस में संबंध होते ही हैं, तो किसी ने बताया कि वो तो आपके बिल्कुल किताब के पीछे पड़े रहते हैं। तो अब हमने कहा भाई वो अपना उनका तरीका है, इसलिए हम जानबूझ के, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या डिस्कशन नहीं करा, डिस्कशन नहीं करा। डिस्कशन कोई भी पब्लिश नहीं होगा, और हम कोशिश करते हैं जो पुराना वाला डिस्कशन वो भी हटाना चाहते हैं हम, क्योंकि याद रखिए अगर किसी प्रोफेसर ने देख लिया तो क्या कहेगा कि अच्छा एक कोचिंग वाला है, ओहो, तो गड़बड़ी है यहाँ पे। इसलिए हम किसी डिस्कशन को पब्लिक नहीं करेंगे, जो पीछे वाला वो भी हटाने की सोच रहे हैं हम, क्योंकि हटाने से क्योंकि हम हर क्लास में तरीका बदल देते हैं। सिर्फ पीछे देख लो तुम, कोई फर्क तो पीछे देख लेगा कंफ्यूज होगा वो, कि हर क्लास में तरीका बदल देते हैं। तो ये भी तो आपने भी देखा। अब फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर यहाँ देख लीजिएगा, हमने कुछ कुछ जरूर बदला होगा, इसलिए वो फर्क। लेकिन इसीलिए हमने आज अब चीजों को डिस्कशन करके पेपर का बिल्कुल नहीं डालते। क्या अरे ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, बच्चे ऑफलाइन, ऑफलाइन जो लोग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग किसी को मिलेगी नहीं है। ऑफलाइन देख के खत्म, यूट्यूब पे नहीं जाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं, ना ना ऐप पे नहीं आएगा। जिसको देखना वो इंस्टेंट देखे, वो कहीं और उसका कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैंने कारण बता दिया, क्या भाई तमाम मतलब आपने इतना मेहनत किया और कोई केवल इस नाम से कह ले कि भाई कोचिंग का लड़का है, कोचिंग का टीचर है, तो बताइए तो नुकसान हो जाएगा ना फिर आपका। और ऐसा हो जाता है कई बार, ऐसा कई बार हो जाता है। क्या लिखा आपने? एक ही चीज है। अच्छा आईआर का अप्रोच, आईआर में कापलान है, यहाँ पे ईस्टर्न है, ऐसा है नहीं। मतलब देखो हम आपको बताते हैं थियोरी कहते हैं, कोई मानवीय के विषय में शायद थियोरी बन नहीं पाई। थियोरी का मतलब होता है सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ, सैद्धांतिक। तो मानवीय के विषय में अप्रोच ज्यादा बन पाए, थियोरी नहीं बन पाई। थियोरी का मतलब कुछ सार्वभौमिक होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, और वो साइंस में हो नहीं पाता, साइंस में हो पाता है। तो मानवीय के विषय में से लोगों ने अप्रोच करना ज्यादा प्रेफर किया थियोरी के बजाय। मतलब अरे भाई कंपैरेटिव जब सिस्टम आप देख ले, सिस्टम आईआर में भी जब सिस्टम की बात आती है तो आईआर में क्या है, कापलान आपको लिखना है, उसमें आपको लिखना है वॉलरस्टाइन लिखना है। लेकिन जब यहाँ तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो सेक्शन होगा वहां पे आएगा ये, और कई बार तो नाम भी लिखे होते हैं, कई बार नाम लिखे होते हैं, तो ये अलग अलग चीजें हैं। क्या लिखा आपने? हाँ लिख लीजिए। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि ये मूल्यों का अधिकारी का आवंटन है, यानी अब मूल्य का मतलब है स्वतंत्रता, समानता, न्याय नहीं। मूल्य का मतलब है बेरोजगार के लिए सबसे बड़ा मूल्य क्या है? रोजगार। किसान के लिए सबसे बड़ा मूल्य क्या है? सब्सिडी। व्यापारी के लिए सबसे बड़ा मूल्य क्या है? टैक्स में कटौती। इसी मूल्य का मतलब है लोगों की आकांक्षा, लोगों की वरीयता, लोगों की प्राथमिकता। अधिकारी का मतलब क्या है? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। से आप याद रखिए, मूल्य का मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय नहीं है। मूल्य का मतलब वरीयता है, मूल्य का मतलब प्राथमिकता है। और दूसरा आधिकारिक, आप याद रखिए आधिकारिक, अथॉरिटेटिव। आप याद रखिए आवंटन हर जगह होता है। एक फैक्ट्री का मालिक भी अपने कर्मचारियों को पेमेंट का आवंटन करता है, परिवार का बड़ा बुजुर्ग भी बच्चों को आवंटन करता है। लेकिन आप याद रखिए राज्य का आवंटन बाकी आवंटन से अलग होता है। अथॉरिटेटिव, राज्य का आवंटन कैसा होता है? बाध्यकारी। अथॉरिटेटिव, इन राज्य ने कोई पॉलिसी बना दी, राज्य ने कोई कानून बना दिया, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे, हम नहीं मानेंगे। इसलिए ईस्टर्न ने क्या परिभाषा दी? व्यवस्था का अभिप्राय क्या है? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। और इसलिए बार बार कहते हैं समाज में भी आवंटन होता है, लेकिन समाज के आवंटन को माने न माने आपकी विशेषता है। लेकिन ये कहा जाता है कि राजनीतिक मूल्यों को हमें मानना ही पड़ता है। सरकार ने कोई काम किया, निर्णय लिया, तो आप उसको मानना पड़े, इसे आधिकारिक कहा गया।
तो व्यवस्था का परिभाषा कैसे दी? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। बहुत ध्यान से देखने की बात है। अब इस व्यवस्था में न तो सरकार का उल्लेख है, न संविधानिक कोई बात है। तो हमें सरकार से, संविधान से इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है व्यवस्था के व्यवहारिक कार्यकरण से। तो फिर उसमें साम्यवाद, पूंजीवाद और लोकतंत्र का कहां फर्क आ रहा है? भाई हर जगह है, लोग कुछ मांग कर रहे हैं, लोग कुछ मांग कर रहे हैं तो व्यवस्था उनको पूरा करेगी। और इस मांग और पूरा करने में जो अड़चनें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो कमोबेश हर जगह एक जैसी हैं। इसी बात का अध्ययन हम करते हैं। और अच्छा, आपको ये भी याद दिला दें कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सेक्शन है, ये आपके लिए वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब है कि अभी आप पढ़ना चाहें तो भी, बाद में पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हो सकता है अभी जिन लोगों ने और सेक्शन ना पढ़ा हो तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाद में पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद फिर पॉलिटिकल थियरी आएगी, फिर कंपैरेटिव पढ़ लेना। तो बस ये तो आपके लिए वैकल्पिक था। बीच में चूंकि हमारे पास समय था, दीपावली और नई क्लास शुरू होने के बीच में, इसलिए हमने कंपैरेटिव शुरू कर दिया था। तो मान लीजिए जिसको बाद में पढ़ना हो तो बाद में पढ़ लेगा, इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। तो इसमें बहुत चिंता करने की बात नहीं है। तो अब लास्ट में अपने ईस्टर्न में क्या लिखा था? आवंटन। आगे आप लिख लीजिए कैसे व्यवस्था काम करती है। और आप देखेंगे यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ी समस्या है कि जब हम व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो कई बार ये नहीं पता चलता कि जब पॉलिटिकल थियरी का अध्ययन करते हैं तो ही वही बात आती है, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अध्ययन करते हैं तभी वही बात आती है। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से अपने आप में एक लिमिटेशन है कि जो बातें हैं, तो कंपैरेटिव का अपने आप में स्कोप क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय हो जाता है। तो व्यवस्था को ईस्टर्न ने समझने का प्रयास किया। और ठीक वैसे जैसे आप भारतीय सरकार को, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहें तो उसके लिए संविधान पढ़ने की आवश्यकता है या सिस्टम देखने की आवश्यकता है? यही सिस्टम खास बात है। जैसे कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को देखना हो तो संयोग की बात यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम जैसे काम करता है उसके लिए संविधान को पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी चुनाव कैसे होता है, हम सिस्टम को समझना चाहें, चुनाव कैसे होता है, पार्टी कैसे काम करती है, दबाव समूह कैसे काम करता है, ये तो व्यवहारिक रूप में होता है। और बाकी सिद्धांत समझना है तो संविधान के आर्टिकल समझ रहे हैं। संविधान के आर्टिकल समझने से, सिद्धांत समझने से व्यवहार समझने का संपर्क नहीं है। और सिस्टम इसीलिए आया कि सिद्धांत कई बार अलग तरीके का लिखा होता है, व्यवहार का प्रयोग अलग होता है। तो यही बात पहली बार डेविड ईस्टर्न ने बताने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा थोड़ा व्यवस्था को समझा जाए, संविधान और विधान को नहीं। संविधान समझने से पूरी व्यवस्था की जानकारी होती नहीं। और संविधान की अपने आप में कठिनाइयां हैं। कहीं संविधान लिखा ही नहीं गया है, कहीं संविधान लिखा ही नहीं गया है, कहीं संविधान कुछ है तो व्यवहार में कुछ हो रहा है। अब देखिए संविधान पढ़ने में कठिनाई कहाँ आती है। संविधान आप पढ़ लीजिए तो संविधान से पता चल जाएगा कि मोदी और दीदी के बीच में संबंध कैसे है। संविधान से पता चलेगा किसी और से? किससे पता चलेगा? अब सवाल है कि इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच के संबंध केवल संविधान से नहीं समझे जा सकते। उसके लिए हम व्यवहार देखेंगे, व्यवस्था को देखेंगे। इसलिए सिस्टम के पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। कई जगह संविधान लिखा ही नहीं गया है, कहीं संविधान कुछ है, व्यवहार में कुछ होता है। संविधान जब हम पढ़ेंगे, अच्छा कई लोग इस बारे में भी बड़े, आप उनको हम कहेंगे जब पढ़ेंगे मतलब अरे मतलब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज इंटर रिलेटेड हो गई। तो उनके दिमाग में था अच्छा मतलब पढ़ा दिया गया है क्या? पढ़ा नहीं दिया गया है। ये आपका इंटरेक्शन, जो भी आपने जो वैसा शब्द सुना जो आपके समझ में नहीं आया, इसका मतलब आगे पढ़ाया जाएगा। समझना वैसे चाहिए। कई बार उसका उल्टा समझते हैं, वो दैया पता नहीं क्या बता दिया, नहीं पढ़ाया गया। तो है पॉजिटिव अप्रोच। अच्छा जीवन देखिए, जीवन में भी कई लोग बड़े एजिटेटेड होते हैं, बड़े आंदोलन की, दुनिया में ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। शांति से रहना चाहिए। शोले के जय की तरह हर काम कहिए, रिएक्शन मत दीजिए। आपने कभी शोले पिक्चर देखा? उस कैरेक्टर अब जय देखिए, बहुत इत्मीनान से बोलता है। कई बार लोग बिलावज उसमें एजिटेट रहते हैं, हंगामा मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। सब कुछ हो जाएगा।
एक बार सकारात्मक अप्रोच तो रखिए। इसलिए पहले जो हो रहा है बस उसी बात पे ध्यान दीजिए, आगे पीछे सब बाद में देख लेंगे। लेकिन सच में इंटररिलेशन तो हर जगह होता है। तो जब हम इंटररिलेशन बताते हैं तो कारण ये होता है, कई बच्चे फिर ये समझने लगते हैं कि यार ये हो चुका है क्या, अभी हो नहीं चुका है, होने वाला है। तो व्यवस्था में बता दिया थी ईस्टर्न का कैसे व्यवस्था चलेगा, कैसे सिस्टम चलेगा। और बड़ी व्यवहारिक बात है, आप अगर सिस्टम को देखेंगे तो ईस्टर्न ने बड़ी बेसिक सी बात बताई। इसलिए हमने कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पूरा विषय ही सरल है, कंपैरेटिव हो कोई ऑब्जेक्टिव है ज्यादा सरल है। जहां पे चीजें व्याख्या न की जा सके वो ज्यादा कठिनाई आती है, जहां पे एग्जैक्टली चीज की व्याख्या हो जाए वो चीज सबसे सरल होती है। बस साइंस पढ़ना सरल है या मानविकी विषय? साइंस। बस टीचर ठीक होना चाहिए। अब हम लोगों के टीचर गड़बड़े मिल गए, पता चला फिजिक्स रटा रहे थे, गड़बड़ हो गया मामला। साइंस पढ़ना ज्यादा आसान है, बस टीचर प्रोफेसर आनंद जैसा होना चाहिए। मैथ आपका खेल बन जाएगा, लेकिन हमें जो स्कूल में पढ़ाया गया मैथ में डरा दिया। दिक्कत यहीं पे है। इसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स साइंस जैसा है। आइए आप देखिए, हर विषय विषयांतर है, विवाद है, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा। तो यार ये बड़ा लफड़ा वाला काम है। अब बैलेंस ऑफ पावर आपके दिमाग में खुराफात होगी, बैलेंस ऑफ पावर जिसके साथ मतलब खुद ही है, तो हम कौन सा मतलब समझे उसमें? प्रॉब्लम है कि नहीं? इसे एक मतलब होना चाहिए साथ। सच माने इस मामले में साइंस ज्यादा आसान है। अगर आप साइंस से भागे तो उसमें आपका कोई दोष नहीं था। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब मानवीय के विषय ज्यादा टफ है, उसमें डायमेंशन बहुत ज्यादा है। और ये लेकिन ईस्टर्न ने कहा ना भाई मैं साइंस की तरह बताऊंगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं होगा और बिल्कुल पॉलिटिकल सिस्टम आप मैथमेटिक्स की तरह समझ सकते हैं। कैसे? अच्छा, अभी आपने देखा होगा कैसे समझ सकते हैं उसने, संविधान छोड़िए पीछे, संविधान, इतिहास, ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको सरकार से क्या चाहिए? आपको सरकार से क्या चाहिए? सही बात है, रोजगारी चाहिए। और अब अगर हम स्विट्जरलैंड जैसे देश में रहे होते तो बेरोजगारी भत्ता भी 1-1 लाख रुपए महीने मिलता। वहां तो यूरोपीय देशों में, कई स्कैंडिनेवियाई देशों में बेरोजगारी भत्ता मिलता है लाख रुपए। तो ये भी आपकी डिमांड जेन्युइन है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हकीकत की बात यह है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम से क्या चाहते हैं? किसी को रोजगार चाहिए। अब समाज में आप ही तो नहीं है। समस्या ये है कि जैसे परिवार में अनेक बच्चे हैं, और परिवार में देखिए हर किस्म के बच्चे होते हैं। कुछ बिल्कुल बागी होते हैं, उन्हें हर बात पे चाहिए। तो अब मोबाइल चाहिए तो पैर रगड़ कर रख देंगे, मोबाइल चाहिए। कुछ बच्चे शांत होते हैं। तो जैसे पिता घर में रिसोर्सेज का बंटवारा करता है, वैसे पॉलिटिकल सिस्टम के सामने चैलेंज है। अब घर में क्या है, 2-3 मेंबर हैं, किसी की डिमांड क्या है, स्कूटी चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को कहीं एडमिशन चाहिए। अब पेरेंट्स सोच रहे हैं भाई किसका डिमांड सबसे इमीडिएट है, तो एडमिशन वाला ध्यान रखेगा। वैसे आप याद रखिए, पॉलिटिकल सिस्टम के काम को करें तो वह सीधा सा, हम कुछ मांगते हैं और सिस्टम कुछ देता है। यही तो पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारी कुछ मांगे हो, हमारी मांगे। अच्छा, जो हमारा प्रयागराज सेंटर है उसमें आंदोलन खूब होते हैं। भाई प्रयागराज से तो आंदोलन निकला है। सबसे पहले प्रधानमंत्री कहां से? प्रयागराज से। कई बार बच्चे आंदोलन करने लगते हैं, तो हमारी मांगे पूरी हो, यही हमारी मांग है। तो हमारी मांग क्या है? आपकी मांग है रोजगार मिले, किसान की मांग है बिजली मुफ्त मिल जाए, सब्सिडी वाला आप सब्सिडी के इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। उसके बाद सैनिकों की मांग क्या है कि ये अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाए। और वैसे ही समाज में आप ही नहीं है, अनेक लोग हैं, अनेक समुदाय है, और हर समुदाय अपनी अपनी मांग पूरा करना चाहता है। लेकिन सवाल ये, संसाधन तो सरकार के पास सीमित है। जैसे हमारे घर में पिता के पास संसाधन सीमित है, वैसे हर पॉलिटिकल सिस्टम के साथ आप याद रखिए, अगर संसाधन असीमित होता कहीं कोई समस्या ना होती। लेकिन संसाधन सीमित होता है, वास्तविकता है। और संसाधन सीमित न हो तो ये भी हकीकत की बात है
कि हमारी इच्छाएं अनंत है, इसलिए भी सिस्टम से हमेशा मांग करते रहते हैं। हमें क्या लगता है, देखिए मानव स्वभाव है, हमें क्या लगता है अभी आप क्या मांग रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, एक बार मिल गया, जिनको मिल चुका है उनसे पूछिए, वो क्या कहते हैं, यार महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा महंगाई भत्ता बढ़ा दिया तो क्या कहेंगे, दीपावली आए बोनस नहीं दिया, बोनस भी दे दिया, उसके बाद कहेंगे रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी तो दो, पेंशन दे दिया, बढ़ा के दो। हजारों ख्वाहिश ऐसी की हर ख्वाहिश पे दिल निकले। ये मानव जीवन है। दोस्तों बी प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्यों हो रहे हैं, किसी ने मांग की, किसी ने आपसे क्या मांग की कि मुझे एक गिफ्ट दे देना, और आपने गिफ्ट दे दिया और सोचा पूरा जीवन एहसान मानेगा, नहीं मानेगा। क्योंकि जैसे साल 2 साल बीता, वो क्या कहेगा, एक तो छोटा सा टुटपुजिया जैसा गिफ्ट दे दिया था, इससे काम नहीं चलने वाला है। ऐसे ही सरकार काम है। अब जरा सोच के देखिए, एक जमाना था लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव ने मिलके सबको आरक्षण दे दिया, आरक्षण का फायदा लेके सब लोग नौकरी में भी आ गए, उसके बाद उन्हें को चुनाव हरा दिया। अब जनता क्या करे, ना आरक्षण तो मिल गया, अब दवाई पढ़ाई और लिखाई चाहिए। अब दवाई पढ़ाई लिखाई भी दे देंगे तो क्या कहेंगे, ना भाई ऐसे नहीं चले, अब स्कूटी चाहिए। लो अब स्कूटी दे क्या कहना है कि पार्टनर तो पीछे बैठाने वाला चाहिए। अजीब सी बात है यार। तो अब लिख लीजिए, यानी ईस्टर्न का सिस्टम क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। ईस्टर्न का सिस्टम क्या है, हम मांगते हैं, व्यवस्था देती है, इसी का चक्र, और ये चक्र ऐसा जो खत्म होने वाला नहीं है, निरंतर चलने वाला है, लगातार चलने वाला है। यही बात तो ईस्टर्न ने कही है, तो डेविड ईस्टर्न ने। अच्छा, कुछ लोगों की इसमें भी कंप्लेन थी, ये नोट्स पन्ने क्यों मिल रहा है। कई बार मैं कंप्लेन सुनता हूं, मैं हंसने लगता हूं, मैंने कहा ये सब कोई कंप्लेन का नोट्स मिल रहा है, नहीं पन्ने क्यों मिल रहा है। तो हमने कहा भाई अपडेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए पन्ने मिल रहा है, बाद में पूरा मोटा सा ग्रंथ आपको मिल जाएगा। अब देखिए आप, अच्छा कंपैरेटिव वाला एक साथ मिला, अब बाकी अगला एक ही साथ मिलेगा। जब फिर आईजीपी आएगा तो हो सकता है फिर पन्ना शुरू हो जाए। जहां भी आपको अपडेट की आवश्यकता पड़ती है वहां थोड़े से चेंज हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यही तो डिमांड है। अब डिमांड क्या है, लोग डिमांड करते हैं, सिस्टम देता है। अब इसी के बीच में पूरा न कभी डिमांड खत्म होने वाली है और न कभी सिस्टम खत्म होने वाला है। बस इतना फर्क आएगा कि सिस्टम की क्षमता होती है, सिस्टम कई बार कई डिमांड को पीछे करता है, कुछ डिमांड को पूरा करेगा। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम एक निरंतर मांग और आपूर्ति के बीच चलने वाला एक ऐसा चक्र है। जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं पीसने की चक्की चलती है, आटा डाला, गेहूं डाला और आटा निकला। वैसे मांग किया और पूर्ति आई। मांग और पूर्ति का ही सम्मिश्रण क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम। ना आपको संविधान पढ़ना है, ना बाकी चीज पढ़नी है, यही लिखने का मुद्दा है, लिख लीजिए। अब ये इसका जैसे ऐसे प्रश्न ग्राफ बिल्कुल बनाना चाहिए। जैसे कई जगह ग्राफ बनाना बड़ा आपको फायदेमंद देता है। जब कोई कहता है ग्राफ बनाइए, तो अगर आपका ऐसा सिस्टम आ जाए तो आप बता दीजिए ये क्या है, राजनीतिक व्यवस्था। यह राजनीतिक व्यवस्था। अब राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या है, मांग है, डिमांड है। और सवाल है, मांग के साथ समर्थन भी चाहिए, और मांग और समर्थन दोनों को मिलाकर कहते हैं इनपुट, आगत। मांग और समर्थन दोनों का सम्मिश्रित रूप क्या है, इनपुट। मैं मांग भी आप करते हैं, आम जनता सिस्टम से मांग भी करती है, लेकिन वो समर्थन भी करती है। आप याद रखिए, बिना समर्थन कोई सिस्टम चल नहीं पाता। इसी एक तरफ हम मांग करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, समर्थन। लेकिन जब मांग सिस्टम से करेंगे तो सिस्टम कुछ हमारी मांग मानेगा, कुछ मांग नहीं मानेगा। अभी छात्र कह रहे थे अटेम्प्ट बढ़ाओ, कोरोना कारण अटेम्प्ट बढ़ाओ, सिस्टम ने कहा नहीं मानूंगा। लेकिन किसानों ने हंगामा किया तो सरकार ने मान लिया। अब डिपेंड करता है कि दबाव कितना है, उसके पीछे बल कितना है। इसलिए सिस्टम के सामने यकीन मानिए रोज कम से कम लाखों मांगे आती हैं,
अब सिस्टम का व्यवस्था क्या है, को देखेगा किन मांगों को पूरा किया जा सकता है, किन मांगों के ऊपर जवाब मिलता है। तो जिन मांगों को पूरा किया जाए उसे क्या कहते हैं, निर्गत। मांग करते हैं तो उसके क्या कहते हैं, आगत। अब जो मांग के द्वारा निर्गत हुआ उसके प्रति जनता की रिएक्शन कैसा है, ये भी तो पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचना चाहिए। कि मान लिए किसान ने मांगा और किसान ने क्या कहा, किसान ने मांगा कि ये बिल खत्म हो जाए और व्यवस्था ने खत्म कर दिया। तो अब किसानों की राय क्या है, ये भी तो सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए। जैसे फीडबैक बड़ा जरूरी होता है, फीडबैक बड़ा जरूरी होता है कि अपनी राय लिखिए। तो फीडबैक लोग बताते हैं, जैसे कि ट्रेन में कहीं यात्रा करिए कहीं, तो आपको हमारी सेवा कैसी लगी, आप तुरंत फिल भरिए। तो ये फीडबैक होता है, हर जगह फीडबैक का सिस्टम है। और आपको हम याद दिला दें, आजकल पूरा सिस्टम, चाहे हर पार्टी वालों ने पूरा हाईटेक सिस्टम कर रखा है इस बात का कि आम जनता का रिएक्शन हमारी नीतियों कार्यक्रमों के प्रति क्या है। इसलिए आपने देखा होगा चुनाव के पहले बड़े सारे लोगों के टिकट काटे जाते हैं। ये फीडबैक कंटिन्यूअस सरकार के पास आता रहता है, ये फीडबैक आता रहता है। और फीडबैक के द्वारा ही योगी को कहा गया था सांडों को रोको। ये पीएमओ के द्वारा संदेश गया कि अगर साढ़े नहीं रुके तो मामला गड़बड़ा जाएगा, लेकिन वो अभी भी नहीं रुक पा रहे हैं। निर्गत कहां पे आएगा, निर्गत का फीडबैक कहां पर आएगा। अच्छा, फीडबैक आप ऐसे शब्दों को देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, हिंदी में कई बार इसके अनुवाद होने में अलग अलग मामला जाता है। पुनर्निवेश कहिए, प्रतिसंभरण कहिए, तो अलग अलग शब्द इसके लिए आ जाते हैं। ये क्या है, फीडबैक। फीडबैक का सीधा मतलब है हर सिस्टम अपने लिए एक फीडबैक रखता है कि जो हमने निर्णय किया, जो हमने निर्गत किया, उस पे आम जनता की राय क्या है, और उसके हिसाब से फिर यही फीडबैक मांग और समर्थन के रूप में फिर आ जाएगा। यानी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, मांग और समर्थन का एक निरंतर चलने वाला चक्र, यही पॉलिटिकल सिस्टम है। अब उससे में छोटी छोटी बातें उन्होंने और बता दी। ईस्टर्न ने कहा कि अब सवाल है कि क्या हर सिस्टम, हर बात को सिस्टम में एंट्री की दिया जा सकता है। तो आप जानते हैं सिस्टम का निर्माण ही हुआ कि चीजों को समग्रता समझा जाए। सिस्टम शब्द ही से लिया आया कि हम चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझे, समग्रता समझे, पार्ट पार्ट में न समझे। इसे सिस्टम क्या करता है, परिवेश में काम करता है। जो भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक समाज है, वो कल्चर है। यद्यपि ईस्टर्न ने कभी समाज कल्चर के बारे में बात नहीं की। ईस्टर्न ये कह के निकल गए कि सिस्टम काम करता है, परिवेश में सिस्टम काम करता है, लेकिन वो परिवेश इकोनॉमिक है कि सामाजिक है कि सांस्कृतिक है, उसकी बात नहीं कही। सिस्टम में पार्टी है, प्रेशर ग्रुप्स है, उसका उल्लेख वो नहीं कर गए, मतलब उन्होंने किया ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर बताया कि एक आंतरिक सिस्टम है, एक बाहरी। एक आंतरिक का मतलब है कि भारत का सिस्टम है, एक बाहरी का मतलब है कि पाकिस्तान का भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है। तो आंतरिक सिस्टम भी है, बाहरी सिस्टम भी है, और ऐसे आगत आएगा और निर्गत निकलेगा। इसमें कुछ बेसिक बातें थोड़ी मोड़ी और बता देंगे अगली की। यही पूरा उनका अप्रोच था व्यवस्था को देखने का। अब इसके एक दो पॉइंट और लिखने से थोड़ा लिख लीजिए, फिर बता देंगे। लिख लीजिए। ईस्टर्न ने व्यवस्था को निरंतर चलने वाले प्रवाह के रूप में देखा, सिस्टम ऑफ फ्लो। ईस्टर्न ने व्यवस्था को निरंतर चलने वाले प्रवाह के रूप में देखा, सिस्टम ऑफ फ्लो। निरंतर चलने वाले प्रवाह के रूप में देखा, जिसमें पर्यावरण से अनेक प्रकार की मांग की जाती है, जिसमें पर्यावरण से अनेक प्रकार की मांग की जाती है, और व्यवस्था जिन मांगों को स्वीकार कर लेती है व्यवस्था जिन मांगों को स्वीकार कर लेती है उसे ही निर्गत कहते हैं।
व्यवस्था जिन मांगों को स्वीकार करती है उसे निर्गत कहते हैं। इसलिए व्यवस्था आगत और निर्गत का निरंतर चलने वाला चक्र है। इसलिए व्यवस्था आगत और निर्गत का निरंतर चलने वाला चक्र है। व्यवस्था आगत और निर्गत का निरंतर चलने वाला चक्र है जो फीडबैक के माध्यम से आगत और निर्गत का निरंतर चलने वाला चक्र है जो फीडबैक के माध्यम से निरंतर गतिशील रहता है। जो फीडबैक के माध्यम से निरंतर गतिशील रहता है। ईस्टन का विश्लेषण ईस्टन का विश्लेषण मार्क्सवादी चिंतन से बिल्कुल अलग है। अब देखिए हम कंपैरिजन पर आ गए। ईस्टन का चिंतन मार्क्सवादी विश्लेषण से अलग है। अच्छा, खास बात है, मार्क्स बाबा से पूछा गया, जिनके बारे में भी आगे बहुत कुछ पढ़ना है। मार्क्स बाबा से पूछा कि बाबा एक सिस्टम बनाए जिसको ईस्टन ने कहा चक्की की तरह चलता रहेगा, लोग मांग करेंगे। मार्क्स ने कहा दिखाओ जरा मुझे, है कहां वो चक्की, मैं उखाड़ के फेंक दूं, कसम से जला के राख कर दूंगा, बुझा के खाक कर दूंगा। ये मार्क्स ने कहा था। एक खास बात है, देखिए कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो व्यवहारवाद और पूरा सिस्टम अप्रोच आया वो मार्क्सवाद की रिएक्शन में भी था। क्यों? मार्क्सवादी कहा करते थे कि हम ही केवल वैज्ञानिक हैं, हमारा विश्लेषण वैज्ञानिक है, बाकी सब लोग तो विचारधारा की दुनिया में डूबे हुए हैं, बाकी लोगों का विश्लेषण बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है। ऐसा आरोप हमेशा वो लगाते थे। लेकिन जो मार्क्सवादी चिंतन है वो सिस्टम को एकदम से रेडिकल चेंज करना चाहता है। जबकि आप देखेंगे उदारवादी और पूंजीवादी चिंतन ये है, वो यथा स्थितिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। ये बहुत शब्दों का बल है, उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। और जिस जो की वर्ड होते हैं उसे कई बार लेके एग्जामिनर सवाल पूछता है। मेंस के भी सवाल आप देखेंगे तो जो की वर्ड होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है समझने को। अब ये वैसे भी विषय के मतलब पॉलिटिकल साइंस के नहीं, वैसे भी समझदार व्यक्ति होने के लिए हमें ये शब्द हमेशा समझने चाहिए, सुनने चाहिए। कभी साहित्यकारों के लेखक पढ़िए तो इससे सब चीजों का बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। आप रेडिकल हैं या यथा स्थितिवादी हैं? देखिए रेडिकल कौन होता है? जो पूर्ण परिवर्तन की बात करे। समाज तो रुकने वाला नहीं है, समाज तो निरंतर गतिशील है, लेकिन समाज की धारा को कई लोग बिल्कुल मोड़ के रख देते हैं। रेडिकल चेंज है। नारीवादी विचार रेडिकल है, यानी वो परंपराओं को बिल्कुल मोड़ के रख देता है, व्यवस्था को बदल के रख देता है। लेकिन अब खास तौर पर जो अमेरिकन है, उदारवादी हैं, पूंजीवादी हैं, वो कभी रेडिकल होने की बात नहीं करते। अमेरिकन पे, उदारवाद पे, पूंजीवाद पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि ये यथा स्थितिवादी हैं। अच्छा, यथा स्थितिवाद से फायदा, यथा स्थितिवाद का मतलब स्टेटस को। अब यथा स्थितिवाद का मतलब है कि मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, कोई फेल कर गया तो भी ठीक है, कोई पास हुआ तो भी ठीक है। भाई जो इसने एग्जाम पास किया बड़ा मेहनती होगा, जो फेल हो गया उसके लिए खुद उत्तरदायी है। यथा स्थितिवाद यानी यथा स्थितिवाद का मतलब है जो सामाजिक व्यवस्था है वो जस की तस रहे, जो आर्थिक व्यवस्था है वो बनी रहे, और जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो यथा स्थिति में जो अभी है, जो विद्यमान है, जो अस्तित्व में है, यथास्थिति बनी रहे। इसे आप याद रखिए। ईस्टर्न पर हमेशा आरोप लगा। ईस्टर्न से पूछा गया भाई वैज्ञानिक हो या कुछ और मामला है? भाई देखिए वैज्ञानिक का मतलब होता है जो तटस्थ हो, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करे। और उन पर आरोप यही लगा, अरे भाई ये तो पूंजीवाद की मूल मान्यता है, तुम बता क्या रहे हो? ये सिस्टम
रेडिकल चेंज करेगा, यथा स्थिति बनाए रखेगा? यथा स्थिति। मांग करते जाइए, पूरा होता जाएगा। ये है, इसमें उखाड़ने पखाड़ने वाली बात नहीं है कि उखाड़ के फेंक देंगे, रेडिकल चेंज कर देंगे। ऐसा कोई भी विचार ईस्टर्न लेकर नहीं आते। इसलिए आप देखेंगे जब हम ईस्टर्न को लिख रहे हैं, अब यहीं पर आपके विचार आते हैं, तो मार्क्स को कंपेयर करना चाहिए। मार्क्स को लिख रहे हैं तो ईस्टर्न को कंपेयर करना चाहिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ये बड़ी, और कई बार तो कई स्टेट सिलेबस में दिया भी जाता है कि तुलनात्मक राजनीति में मार्क्सवादी उपागम। और मार्क्सवादी उपागम के साथ एक खास बात है, जहां देखो उनका उपागम फिक्स है। पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना है, और उखाड़ पाए नहीं अब तक। और इसी बात पे मुझे बड़ी कहानी याद आ जाती है। उखाड़ने के मुद्दे पे, और एक प्रोफेसर साहब थे, रिक्शे जा रहे थे, शायद मैंने सुना है कभी आपको। ये शरारती बच्चे हैं। अच्छा लिखिए, कुछ नहीं सुनाएंगे। तो एक प्रोफेसर साहब थे, रिक्शे जा रहे थे, और अचानक कहीं गली से मुड़े। साहित्यकार थे, कवि एक किस्म के आदमी थे। कहीं छत पे निगाह टिक गई, कहा रिक्शा रोको पहले। तो कहा दूर से देखा चांद सा मुखड़ा। अब यही बात 10 बार कहे, दूर से देखा चांद सा मुखड़ा। रिक्शे वाला का सर इसके आगे चले हम या रुके? आधे घंटे से रुके हुए हैं। उनके यार इसके आगे लाइन बन नहीं पा रही है। रिक्शे वाले का चिंता मत कर, मैं बना देता हूँ। तो एक प्रोफेसर ने कहा अच्छा तुम भी बना सकते हो? उनका हाँ। देखिए ये है, एक दूर से देखा चांद सा मुखड़ा, घंटे भर में कुछ न उखड़ा। लिखने की बात, अब लिखने की बात है। अब लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? लिखिए, मार्क्सवादी चिंतन से अलग है। लिख लीजिए, मार्क्सवादी समाज को आमूलचूल रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। मार्क्सवादी समाज को आमूलचूल रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, और वे एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जहां संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वे एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जहां संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब देखिए, लिखने में बात क्यों जरूरी होती है, कहां पे हम लिखने में थोड़ी गलतियां करते हैं, कहां पे हमारा उत्तर हल्का हो जाता है। जैसे नोट्स में आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि मांग के कई प्रकार हैं, समर्थन के कई प्रकार हैं। ये उत्तर में लिखे उतना जरूरी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। मांग के प्रकार, समर्थन के प्रकार। जैसे मांग क्या है, कई बार हमारी मांगे भौतिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, ये मांगे हैं। कई बार हमारे समर्थन कैसे होते हैं, टैक्स देना, ये भी समर्थन है। सांकेतिक समर्थन है, तिरंगा लगा देना सांकेतिक समर्थन है। सरकार में भर्ती होना, पुलिस और सेना भर्ती होना, ये भौतिक समर्थन है। हमारा समर्थन भौतिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है। ये सभी प्रकार हैं। मेंस लिखने में एक पॉइंट जरूर नहीं होता। मेंस लिखने में इन्फॉर्मेशन नहीं है, विश्लेषण और कंपैरिजन जरूरी होता है। कई बार हम गलती करते हैं, इन्फॉर्मेशन चक्कर में विश्लेषण पीछे कर देते हैं, तो फिर उतने रिमार्क अच्छे नहीं मिल पाते। इसे बी कंपैरेटिव कि ईस्टर्न एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे जहां समाज में संघर्ष रहेगा, संसाधन सीमित है, और उन्हीं संसाधनों के लिए लगातार मांग चलती रहेगी और ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगली बात, तो आपको बात नोट्स में लिखा होगा कि मांग के प्रकार, समर्थन के प्रकार, यहां उसको लिखना नहीं है। अब इसमें यह भी है कि उन्होंने गेट कीपिंग का प्रावधान किया है। गेट कीपिंग,
और आप जानते हैं हर सिस्टम के साथ एक गेट कीपिंग होती है। जॉर्ज फर्नांडिस एक बड़े नेता थे, अब नहीं रहे, तो उनके साथ एक खास बात थी, उनके घर में कोई गेट आउट नहीं था, जो देखो तभी निकल जाता था, कहीं चला जाता था। लेकिन अगर गेट कीपिंग नहीं रखेंगे तो बड़े सारे अनवांटेड लोग घर में आते रहेंगे और कोई भी सिस्टम नहीं चल पाएगा। और पता चला कि आपके घर में सुबह से शाम तक 20 लोग चाय पीने के लिए आ रहे हैं, तो सिस्टम रहेगा, कोलैप्स हो जाएगा। संसाधन कहां से इतने जुटाएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हर सिस्टम गेट कीपिंग रखता है। बस में भी दरवाजे हैं, ट्रेन के भी दरवाजे होते हैं, तो आदमी छत से ऊपर इधर उधर लटक लुटक जाए, नहीं हो सकता। और एक बार तो तब मैंने सिस्टम को देखा, उस सिस्टम पे ज्यादा भार देंगे सिस्टम बैठ जाएगा। सिस्टम ज्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब पेरेंट्स को ज्यादा भार देंगे, 4-4 बच्चे रोज फोन करते रहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो बेचारे तो ओवर स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसलिए टीचर पे भी ज्यादा भार नहीं देना चाहिए, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो भी ओवर स्ट्रेस में चला जाता है बेचारा। तो किसी को भी न तो अपने ओवर स्ट्रेस में रहिए, न किसी को रहने दीजिए। और मैंने पहली बार ओवर स्ट्रेस कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं इधर जा रहा था कहीं से मेट्रो पकड़ने, तो जो मेट्रो की बस है उसमें बैठा, तो जैसे जो चढ़ाई आती है वही मेट्रो की बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा भाई पहले आधे लोग उतरो। मैंने कहा क्या हुआ? उनका ओवर स्ट्रेस हो गया। मैंने कहा ओ माय गॉड, ईस्टर्न। कई बार आप देखते हैं नाव में बैठे, अब नाविक कह रहा है भैया इतने ही नाव में लोग बैठो, ओवर स्ट्रेस हुई कि नाव डूबी। इसे पॉलिटिकल सिस्टम नाव ही तो है, उसको ओवर स्ट्रेस मत करिए। और पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग अपना सिस्टम बना के चलता है, ओवर स्ट्रेस से बचा कैसे जाए? लिख लीजिए इसी बात को। क्या लिखा आपने? अब अभी रुक जाओ, अभी लिख लो पहले, उसके बाद हो सकता जवाब मिल जाए, उसके बाद पूछ लेना। क्या लिखा आपने? हाँ, अगला पॉइंट, ईस्टर्न का तर्क है कि प्रत्येक व्यवस्था के पास संसाधन सीमित होते हैं, ईस्टर्न का तर्क है कि प्रत्येक व्यवस्था के पास संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए इसे अतिभार अंडरलाइन ओवर स्ट्रेस, जिस शब्द को ईस्टर्न ने यूज किया है ओवर स्ट्रेस, अतिभार ब्रैकेट में ओवर स्ट्रेस, इसे अतिभार या ओवर स्ट्रेस से बचाने के लिए अतिभार या ओवर स्ट्रेस से बचाने के लिए गेट कीपिंग का प्रावधान किया गया है। ओवर स्ट्रेस से बचाने के लिए गेट कीपिंग का प्रावधान किया गया है, जिससे अवांछित मांगों को राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाता है। अवांछित मांगों को राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाता है, प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाता है। गेट कीपिंग का कार्य राजनीतिक व्यवस्था के अनेक अवयव सामूहिक रूप में करते हैं। गेट कीपिंग का कार्य राजनीतिक व्यवस्था के अनेक अवयव सामूहिक रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक मूल्य भी गेट कीपिंग का कार्य करते हैं।
उदाहरण के लिए सांस्कृतिक मूल्य भी गेट कीपिंग का कार्य करते हैं। अब देखिए, सांस्कृतिक मूल्य का मतलब है कई देशों में आज भी लेस्बियन राइट नहीं दिए जा पा रहे हैं, नहीं दे सिस्टम सांस्कृतिक मूल्य से रोक रहे हैं। ईरान का एग्जाम्पल देखिए, ऐसे एग्जाम्पल एक आध बार आप लिख सकते हैं एक आध लाइन में, ये आपकी अच्छी बात को दिखाता है। भाई ईरान का कल्चर ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि हिजाब हटाओ हिजाब हटाओ, कल्चरल वैल्यूज को रोक रहे हैं। तो गेट कीपिंग का मतलब क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम के अनेक एलिमेंट मिलाकर गेट कीपिंग करते हैं। उसमें पार्टी भी संभव है, प्रेशर ग्रुप भी है और कल्चरल सिस्टम भी है। देख लीजिए, गेट कीपिंग में राजनीतिक दल और दबाव समूह का भी योगदान होता है। गेट कीपिंग में राजनीतिक दल और दबाव समूह का भी योगदान होता है। और अनेक संचार माध्यमों से भी अवांछित मांगों को हतोत्साहित किया जाता है। संचार माध्यमों से राजनीतिक अनेक अवांछित मांगों को हतोत्साहित किया जाता है। अब संचार माध्यम का मतलब है संचार माध्यम का मतलब है कि जैसे कई बार आप देखेंगे सरकार उसको बड़ी मीडिया के द्वारा सरकार प्रोपेगेंडा फैलाकर, अब जब छात्रों ने आंदोलन किया कि इसके खिलाफ, अग्निवीर के खिलाफ, तो उसमें सरकार के लोगों ने एजेंडा खोला, फिर सरकार ने कहा ये फायदेमंद होगा, यहाँ इसके ऑप्शन बनेंगे। तो इसका मतलब है कई बार कम्युनिकेशन संचार भी, भाई साम्यवादी मांग क्या करते थे, व्यवस्था को बदला जाए, आमूल चूल रूप में बदला जाए, उनके खिलाफ संचार माध्यमों ने भी गेट कीपिंग काम किया। तो गेट कीपिंग का मतलब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे पार्टी के माध्यम से, संचार के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, वह पॉलिटिकल सिस्टम को सुरक्षित रखता है। और आप याद रखिए, यहीं पे मार्क्सवाद और डेविड स्टर्न के बीच बेसिक फर्क आ जाता है। मार्क्सवाद कहता है सिस्टम शोषणकारी है, सिस्टम शोषणकारी है, ये खत्म किया जाए। और एक खास बात है, मार्क्सवाद से यहाँ पे भी अंतर आ जाएंगे। ये बात आपको याद रखिए, जो भी अमेरिकी होगा, उदारवादी होगा, उसके चिंतन में कभी भी इकोनॉमिक विश्लेषण सेंटर में नहीं आएगा। आएगा भी तो दिखाया जाएगा कि भाई ये तो प्रतिभाशाली लोगों की योगदान है। अब सवाल है, ईस्टर्न जैसा व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि सिस्टम परिवेश में काम कर रहा है, तो परिवेश में समाज है, और समाज का मूल एलिमेंट कहाँ पे चलता है? इकोनॉमी। उसकी बात डेविड स्टर्न बहुत होशियारी से किनारे बहा ले जाता है, वो सब विश्लेषण नहीं है। अगर आप पूछना चाहें भाई परिवेश में है क्या, तो मार्क्स है क्या, देखो कितनी बेकार की बात कर रहा है। यह मार्क्सवादी भाई जिससे ईस्टर्न बात कर रहे हैं, उस समय तो मार्क्स भाई 83 में मार्क्स की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ मार्क्स का मतलब मार्क्सवादी। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा के लोग कहते हैं भाई आप किस परिवेश की बात कर रहे हो, इकोनॉमी का उल्लेख तो आप करते नहीं, और आप सिस्टम चलाए जा रहे हो जबकि उस परिवेश में एक विषमता मूलक अर्थव्यवस्था काम कर रही है। जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है वो बड़ा ही विभेदकारी है, भेदभावकारी है, लेकिन उसको बड़े बहाने से आपने छुपा दिया, बात ही नहीं की उसकी। तो सिस्टम क्या बताया आपने? मांग होगा, पूर्ति होगा, यही पूरा सिस्टम है। जबकि मार्क्स से इसी बात को पूछा जाए तो सिस्टम का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट सिस्टम, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, शोषणकारी सिस्टम। इसलिए आप देखें उदारवादियों, मार्क्सवादियों को शब्द ही अलग हो जाते हैं। शोषण, विषमता, एक इसके पेट टर्म है मार्क्सवादियों के, ईस्टर्न में बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसे ईस्टर्न के सेंटर में है कि सिस्टम हमेशा चलता रहेगा, न कभी मांग रुकेगी, न ही निर्गत का सिस्टम खत्म होगा। मांग आती रहेगी, निर्गत आता रहेगा। अगर माइन्यूट बातों का उल्लेख करें, जो हमने कहा कि लिखने में उसका कम यूज करते हैं, माइन्यूट बातें, समर्थन के कितने प्रकार हैं, फिर अब ये भी तरीका है कैसे आप शब्द सीमा को कंट्रोल करते हैं, ये भी तरीका है। फिर मांग कितने प्रकार, समर्थन कितने प्रकार। ईस्टर्न ने तो यहां तक कहा है, कई बार ऐसा होता है इनपुट, आगत क्या हो गया, इनपुट हो गया। और उनका तरीका आप देखें, जिस शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, इनपुट, आउटपुट, आगत, निर्गत,
इस शब्द का प्रयोग कोई परंपरागत पॉलिटिकल साइंस कभी करता है क्या? हम कभी भी चल के आगे जब पढ़ेंगे, प्लेटो से लेके मार्क्स तक थिंकर फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, तो कभी भी इन शब्दों का प्रयोग कोई करता ही नहीं। यही तो अंतर विषयक उपागम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवस्था उपागम का परिणाम ही था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चले। ये सब मैकेनिक्स के शब्द हैं। पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं इनपुट आउटपुट, ऐसा लग रहा है कोई मशीन काम कर रहा है। मशीन जैसे क्या है? वाटर कूलर होता है, पानी भरा, ठंडा पानी निकला। इनपुट क्या है? वाटर है। ठंडा पानी क्या है? आउटपुट है। ये इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आया। तो पॉलिटिकल साइंस में ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि फिजिक्स में थे, मैकेनिक्स में थे। और आपको हम याद दिला दें, 1920 के दशक में कई स्कूल हैं जो पॉलिटिकल साइंस में बड़े फेमस माने जाते हैं, और वो लिखने में कम आते हैं। कभी कभी आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सब ज्यादा यूज होता है। पहला था वियना स्कूल, जिसने इस अंतर विषय को उपागम खूब आगे बढ़ाया। वियना स्कूल में फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। तभी तो आपको याद होगा कि आईआर में जो हमने पढ़ा था जीरो सम, नॉन जीरो सम। भाई आईआर में मैथमेटिक्स का क्या काम आया? साइकोलॉजिस्ट आए, मैथमेटिशियन आए, सोशियोलॉजिस्ट आए। इन सब लोगों ने मिलकर कहा क्यों ना हमें कॉम्प्रिहेंसिव विचार बनाए। हम विषयों को अलग अलग क्यों देखते हैं? एक विषय से दूसरे को सीखा जाए, दूसरा तीसरे सीखे। इसे कहा भी जाता है कि अंतर विषय उपागम का परिणाम है जो शब्द हम देख रहे हैं, जो परंपरागत पॉलिटिकल साइंस के डिक्शनरी में कहीं प्रयोग होते ही नहीं। अब बताइए सिस्टम कितना आसान है। न हमें न्यायपालिका देखने की आवश्यकता पड़ी, न विधायिका, न कार्यपालिका, और न संविधान देखा, न कहीं छेद किया, मतलब अनुच्छेद। सिस्टम बन गया। अनुच्छेद देखा नहीं, आर्टिकल देखा नहीं, सिस्टम पूरा बन गया। यही पूरा सिस्टम है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा फ्लो है। फीडबैक, फीडबैक क्या है? इसे डायनेमिज्म देता है। और ईस्टर ने ये भी कहा एक विद इनपुट होता है। विद इनपुट का मतलब होता है, अब देखिए ये माइन्यूट बातें सिस्टम की, लिखने में उसका यूज नहीं करेंगे, लिखने में उसके ब्रॉड आइडियाज हम लाते हैं। विद इनपुट का मतलब कई बार ऐसा होता है कि परिवेश से मांग नहीं आ रही है, खुद ही मांग जनरेट कर ले रहे हैं। ये बताइए कि सांसदों किसने कहा था वेतन भत्ता बढ़ा लो? किसने कहा था? जो हम कह रहे हैं वो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो, वो नहीं कर रहे। और हमने बिल्कुल नहीं कहा था वेतन भत्ता बढ़ा लो, बढ़ा लिया। ये क्या है? विद इनपुट से। यानी कई बार बिना परिवेश के भी मांग व्यवस्था से ही निकलती है, जिसे हम विद इनपुट्स के रूप में जानते हैं, जिसे हम विद इनपुट्स के रूप में जानते हैं। अच्छा, कल एक कम्युनिकेशन गैप, कल जो लोग आए थे उसको मैंने बोल दिया था कि शायद शाम वाली क्लास नहीं हो पाएगी। कुछ क्लास रिपेयरिंग वाला मामला था, लेकिन बाद में हमें चला कि 6:30 तक हो सकती है। तो इस हिसाब से फिर हमने, मैसेज सभी को मिल गया था कि नहीं? यही तो। अब इसे इनपुट कहेंगे, आउटपुट कहेंगे? तो अब जरा देखिए। अच्छा खास बात, अच्छा आप भी कुछ इनपुट लेते हैं? आपका इनपुट क्या है, आपका आउटपुट क्या है? भाई इनपुट क्या है? जितना इन्फॉर्मेशन लिया। आउटपुट क्या है? जो कॉपी में लिख दिया। अनेक प्रकार के इनपुट होते हैं, कुछ इनपुट आउटपुट हम, लेकिन हम सामान्य पढ़ाई की भाषा में कहें तो बड़े सारे इनपुट हम लेते हैं, उसको आउटपुट के रूप में चेंज करते हैं। ऐसे ही पूरा सिस्टम चलता है। यही है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। अगला पॉइंट लिखे लास्ट में। ईस्टर्न ने संविधान एवं सरकारों के बीच, संविधान और सरकारों के बीच तुलना के बजाय, ईस्टर्न ने संविधान और सरकारों के बीच तुलना के बजाय व्यवस्था के बीच तुलना करते हुए यह दावा किया ईस्टर्न ने संविधान और सरकारों के बीच तुलना के बजाय व्यवस्था के बीच तुलना करते हुए दावा किया कि लोकतांत्रिक
गैर लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, विकासशील, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, विकासशील देशों की व्यवस्थाओं का, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, विकासशील देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके द्वारा संभव है। लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, विकासशील देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके द्वारा संभव है। अब क्या चाइना, क्या नॉर्थ कोरिया, क्या इंडिया, कहीं भी इस व्यवस्था को लगा लीजिए, ईस्टर्न कैसा दावा है, लेकिन आलोचना लिख लीजिए आप, क्रिटिसिज्म, आलोचना लिख लीजिए। ईस्टर्न, ईस्टर्न का अध्ययन वस्तुनिष्ठ, तटस्थ और निष्पक्ष न होकर ईस्टर्न का अध्ययन वस्तुनिष्ठ, तटस्थ और निष्पक्ष न होकर पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का परोक्ष समर्थन करता है। तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष न होकर पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का परोक्ष समर्थन करता है। पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का परोक्ष समर्थन करता है, इसलिए यह यथास्थितिवादी है। यथास्थितिवादी अंडरलाइन, इसलिए यह यथास्थितिवादी है और गैर उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों और गैर उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के अध्ययन के लिए गैर उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये पहली बात उन्होंने आलोचना कर दी। इसका मतलब इन्होंने क्लेम किया, इसे बात ध्यान में रखने की है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आधुनिक अप्रोच इसीलिए आया कि परंपरागत अप्रोच यूरोसेंट्रिक था, लेकिन ये आलोचना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से कभी हटी नहीं। अभी भी तो आप यूरोसेंट्रिक ही हैं। ईस्टर्न के अप्रोच में, और मार्क्सवादी तो क्या आलोचना करते हैं मैंने पहले बता दिया। मार्क्सवादी कहते हैं कि नई अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, नए समाज की बात करते हैं, केवल इनपुट आउटपुट कहने से पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो ये गैर लोकतांत्रिक देशों में काम करेगा नहीं, क्योंकि वो तो पूरे व्यवस्था को या मूलचूल रूप में बदलना चाहते हैं। ये बात आप देखिए, इसमें हिडन मान्यता क्या है। इसका मतलब है कि मांग अनेक प्रकार की होगी। अनेक प्रकार की इसलिए होगी, अनेक प्रकार के समूह हैं, तो अनेक प्रकार के ग्रुप होंगे, दबाव समूह होंगे। ये पूंजीवादी व्यवस्था में ही होता है। मार्क्सवादी व्यवस्था में आप देखेंगे सारी चीजें पार्टी के द्वारा नियंत्रित हैं। मार्क्सवादी व्यवस्था में जैक मा क्या कर लेंगे? जैक मा को चीन की सरकार ने घुटनों पे ला दिया और हमारे यहाँ अंबानी के सामने बम विस्फोट हो गया तो अंबानी की सुरक्षा कितनी बढ़ा दी गई। ये फर्क है। इसलिए आप देखेंगे साम्यवादी व्यवस्था मांग क्या करेंगे? साम्यवादी व्यवस्था में एक बार छात्रों ने मांग किया था तियानवे स्क्वायर पर, और अभी अब जरा सोच के देखिए, साम्यवादी व्यवस्था में भी तो लोगों को नेता बनने का मन कर रहा होगा। अभी तो क्योंकि मैं इस बात लेकर हूँ, 20वां भी कांग्रेस साम्यवादी पार्टी का सम्मेलन हो रहा है। इस 20वें सम्मेलन में शी जिनपिंग ने जितने अपने विरोधी थे सबको किनारे करवा दिया। उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल बो जिलाई है, जो उनके बड़े प्रतिस्पर्धी थे जेल में भिजवा दिया। तो चाइना में आप कहाँ मांग करेंगे? तो ये सब मांगे, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट, ये साम्यवादियों के डिक्शनरी में सारी चीजें होती ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हमें जड़ मूल से, वो कहते हैं कि हम आयुर्वेद की तरह इलाज करेंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे।
साम्यवादी सिस्टम आयुर्वेद में विश्वास करता है, पूंजीवादी सिस्टम एलोपैथ में। जुकाम है, लो गोली, जुकाम है तो गोली लो, फिर उसके बाद आंख दर्द करे तो लो गोली, पेट में दर्द है उसके लिए भी गोली। तो जरूरी थोड़ा है कि पंचकर्म किया जाए, हल्ले हल्ले चलता रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा, मांग आती रहेगी, जाती रहेगी, अपने आप सिस्टम चलता रहेगा, वो तो उखाड़ने पकड़ने की जरूरत है नहीं। सवाल तो दूसरा है, जब हम लोग आजाद हुए थे विकासशील देशों में, तो हम मांग करने की औकात थी हमारी? पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, मांग क्या होता है ये भी नहीं जानते थे। आज भी बल्कि भारत में कई बार देखें दबाव समूह हम पढ़ते हैं तो लोग, हमारे यहाँ लोगों की आस्था क्या है, मांग ही करना है तो प्रभु से करो, भैया ऊपर बैठे हुए हैं, आदमी से क्या मांग करोगे, दाता है का राम, भिखारी सारी दुनिया, ये खुद भिखारी है। यह भारत की फिलॉसफी है कि जो खुद ही भीख मांग रहा है वो सरकार के लोगों को भिखारी कहता है। तो कहता भैया हमें तो भगवान से भरोसा है, हमें इनसे क्या भरोसा है। इसलिए अब नेहरू जैसे लोगों ने आईआईटी की फाउंडेशन रखा था, जनता ने मांग की थी क्या? मांग तो नहीं की थी। इसे लोग कहते हैं विकासशील देशों के लिए, यानी इस सिस्टम को चलने के लिए आप जब ये बता रहे हैं कि मैं हार्ले डेविडसन लेके दौड़ रहा हूं, तो मुझे यकीन तो हो ही जाएगा कि सड़कें अच्छी होंगी, पैसा आदमी के पास होगा, तभी सारी चीज खरीद रखा है। लेकिन सवाल यह कि जो कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो वो तो केवल अमेरिका यूरोप में है कि मांग आती रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, कम्युनिकेशन चलेगा, गेट कीपिंग होगा, आराम से सिस्टम बना रहेगा, तोड़फोड़ की बात नहीं होगी। हमारे यहाँ तो बिना जिंदाबाद मुर्दाबाद हुए कोई काम ही नहीं होता। तो हमने मांग किया या सरकार ने दिया? इसलिए विकासशील देशों में भी तो परिवर्तन की बात खूब थी, और ये तो यथास्थवादी है। तो फिर यहाँ आलोचना है। आप याद रखिए, आलोचना का जो मर्म होता है ये नहीं है कि उसमें मांग के प्रकार चार ही क्यों है, समर्थन के प्रकार चार क्यों है, ये सब बेकार की आलोचना है, वो किसी काम की नहीं है। आलोचना जो स्कॉलर्स कहते हैं, इसी बात पे विवाद होता है कि ये जो तुलना का यंत्र है सही है या नहीं है। तो आलोचक कहते हैं नहीं है, सिस्टम विशेष को करता है। और आप याद रखिए, अमेरिकन के ऊपर तो हमेशा आरोप लगा, इन्होंने व्यवस्था को तुलना के बजाय यूरोप और अमेरिकी व्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए मॉडल बताने का प्रयास किया कि भाई देखो ये मॉडल है, इसी को फॉलो कर लो। ये आज भी कर रहे हैं, और उनका हर इंडेक्स गड़बड़ाया रहता है। वो हंगर इंडेक्स जारी करेंगे, भारत को नीचे रख देंगे, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जारी करेंगे, भारत को नीचे रख देंगे। विजय माल्या के प्रत्यर्पण की बात करें, करे तुम्हारा जेल ठीक नहीं है, अब बताओ हमारे जेल ठीक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आती है। लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यह आरोप सदैव सत्य सिद्ध होता है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यह आरोप सदैव सत्य सिद्ध होता है कि यह यूरो एटलांटिक केंद्रित है। यह यूरो एटलांटिक केंद्रित है और एशियाई अफ्रीकी समाज जहां परिवर्तन की आवश्यकता है, एशियाई अफ्रीकी समाज जहां परिवर्तन की आवश्यकता है, उनके लिए उपयोगी नहीं है। उनके लिए उपयोगी नहीं है। एशियाई अफ्रीकी समाज जहां परिवर्तन की आवश्यकता है, उनके लिए उपयोगी नहीं है। अंतिम पॉइंट, मार्क्सवादियों का तर्क है
मार्क्सवादियों का तर्क है कि ईस्टर्न ने व्यवस्था को परिवेश के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। ईस्टर्न ने व्यवस्था को परिवेश के अंतर्गत व्याख्यायित किया है, परंतु परिवेश के अंतर्गत व्याख्यायित किया है, परंतु ईस्टर्न ने पूंजीवादी व्यवस्था का कहीं उल्लेख नहीं किया है। परंतु ईस्टर्न ने पूंजीवादी व्यवस्था का कहीं उल्लेख नहीं किया है। ये आलोचनाएं हैं। अब सवाल है कि हम उत्तर लिखते हैं तो योगदान से। अच्छा, ये भी ध्यान रखने की बात है कि आलोचना की मात्रा जो कम होनी चाहिए। तो आपको अगर एग्जाम में लिखना हो तो सारे पॉइंट को लिखने के बजाय एक ही 2 पॉइंट लिख समराइज कर सकते हैं। अनुपात ज्यादा ना होने पाए आलोचना का। ऐसा ना हो कि आलोचना और जो सकारात्मक पक्ष में बराबर आ जाए, ऐसा एकदम नहीं। आलोचना की मात्रा 15%, मैक्सिमम 20 से बिल्कुल मत बढ़ाइए। लेकिन अगर ईस्टर्न ने इतना प्रयास किया था, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? देखिए, हम तो क्रिटिकल जब एग्जामिनेशन होता है तो खंडन मंडन की प्रवृत्ति आई जाती है, लेकिन हकीकत की बात है कि इसने इतना महत्वपूर्ण काम किया कि विषय को अध्ययन करने का बिल्कुल नायाब तरीका निकाला। और नायाब तरीका कैसे निकाला? ईस्टर्न के इन्फ्लुएंस से कोई बच नहीं पाया। ईस्टर्न ने क्या किया? अंतिम मीटिंग में योगदान लिख लीजिए। योगदान की बात, पहला, ईस्टर्न ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के को आमूल चूल रूप में परिवर्तित कर दिया। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को आमूल चूल रूप में परिवर्तित कर दिया। जहां उन्होंने अंतर विषयक उपागम का प्रयोग किया। अंतर विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषयक उपागम का प्रयोग किया। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी व्यवस्था का प्रयोग मार्टन कापलान ने किया। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी व्यवस्था का प्रयोग मार्टन कापलान ने किया। इसी व्यवस्था का प्रयोग मार्टन कापलान ने किया। ये है ईस्टर्न का, ये तुलनात्मक राजनीति का पहला है, ये नवीन उपागम ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट अप्रोच है। इस बार एग्जाम में पूछा गया था।